यानी क्या होता है कि हायर फूड चेन में जो एनर्जी होती है आपके ट्रांसफर होती है 10% लोगों को फॉलो करके, और ज़्यादा एनर्जी बचती नहीं है जो हायर ट्रॉपिक लेवल होगा उनके लिए। ऑर्गेनाइज करके प्लास्टिक कलेक्शन ड्राइव्स, यानी कि ऐसे ग्रुप बना के जो प्लास्टिक को कलेक्ट करेंगे, तो इनसे हम प्लास्टिक कलेक्शन स्कूल लेवल पे देख सकते हैं। तो इसी की वजह से उसमें एक्यूमुलेशन होता है हार्मफुल केमिकल, और वही हर अगले ट्रॉपिक लेवल में कंसंट्रेशन इंक्रीज होकर ट्रांसफर होता रहता है। रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड द एनवायरनमेंट नहीं, वही रिलेशनशिप बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल नहीं, वही वेरियस इंटरलिंक्ड फूड चेन इन एन इकोसिस्टम। आप सी ऑप्शन को देखिए, जहाँ पे कई सारे फूड चेन इंटरलिंक करते हैं वही बनाते हैं हमारा फूड वेब। स्वागत है आपका DCC के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पढ़ाने के नाम पे सिर्फ पढ़ाया जाता है। आज के इस वीडियो में हम 10th साइंस का चैप्टर 13 जो कि है आवर इन्वायरमेंट, इसे कवर करेंगे। और आपकी जानकारी के लिए बता दे, ये हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का सेकेंड पार्ट है। अभी तक अगर आपने फर्स्ट पार्ट चेक नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके चेक कीजिए और फिर इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। चलिए बात कर लेते हैं कि इस वीडियो में आपको किस टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो पहले तो आप ये जान लीजिए कि आपको इस वीडियो में जो भी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे वो प्रीवियस ईयर्स में रिपीट हुए हैं, तो यानी कि आपके लिए वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और मिड टर्म की प्रिपरेशन में आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे। अब आते हैं अगर टेस्ट पे, तो आपको इसमें MCQs देखने को मिलेंगे, रीजन असर्शन देखने को मिलेंगे, केस स्टडी देखने को मिलेगा, और साथ ही जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे 2 मार्कर, 3 मार्कर और 5 मार्कर। और ये सारे क्वेश्चंस जो हैं आपके सिलेबस का पार्ट है और आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो बिना किसी देरी के आइए क्वेश्चन पे जंप करते हैं। तो MCQ की बात करें तो यहाँ पे अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन को देखें तो क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप डू नॉट कंस्टिट्यूट फूड चेन। यानी नीचे आपको 4 ग्रुप दिए गए हैं, इनमें से कौन सा फूड चेन नहीं बना रहा है। तो अगर मैं सिंपली फूड चेन की बात करूं तो आप कैसे पता लगा पाएंगे कि फूड चेन बन रहा है कि नहीं। आप देखेंगे कि उसमें इस सीक्वेंस में ऑर्गेनिज्म है कि नहीं। पहले प्रोड्यूसर होना चाहिए, फिर जो है प्राइमरी कंज्यूमर होना चाहिए, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर होना चाहिए, और फिर टर्शियरी कंज्यूमर होना चाहिए। प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्शियरी कंज्यूमर की बात बाद में करेंगे, पहले जानते हैं प्रोड्यूसर क्या होते हैं। तो ऑटोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉप यानी जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, जैसे ग्रीन प्लांट्स, ठीक है, तो इनको हम रखते हैं प्रोड्यूसर में। वहीं में प्राइमरी कंज्यूमर में हम हर्बीवोर्स को रखते हैं। हर्बीवोर यानी जो प्लांट प्रोडक्ट को खाते हैं, जिनमें डियर वगैरह आ जाएगा। क्या आ जाएगा? डियर आ जाएगा। वहीं पे सेकेंडरी कंज्यूमर में हम स्मॉल कार्निवोर रखते हैं। क्या रखते हैं? स्मॉल कार्निवोर, ठीक है, जैसे कि फ्रॉग वगैरह हो गया, तो ये रहते हैं। वहीं पे टर्शियरी कंज्यूमर में लार्ज कार्निवोर होते हैं। क्या होते हैं? लार्ज कार्निवोर, यानी बड़े बड़े कार्निवोर जो फ्लैश खाते हैं, जैसे लॉयन। अब देखते हैं कि सीक्वेंस में कौन से वाले जो है ग्रुप में आपको दिख रहा है। तो आप देखोगे चारों ही ग्रुप में सीक्वेंस में आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो सिंपल अगर बोलूं तो आप जो है यहाँ पे फर्स्ट और जो है फोर्थ की तरफ ध्यान दो। ऐसे तो आपके सिंपली बोला कौन सा नहीं बना रहा है, तो आप देखोगे तो आपको फर्स्ट में दिखेगा ग्रास को आप कंसीडर कर सकते हो प्रोड्यूसर, रैबिट को आप कंसीडर कर सकते हो हर्बीवोर, लेकिन वुल्फ और लायन दोनों ही आपको क्या दिखेंगे, जो है टॉप कार्निवोर या लार्ज कार्निवोर दिखेंगे। तो यानी कि कोई सेकेंडरी कंज्यूमर नहीं दिखेगा, 2 आपको सीधा टर्शियरी कंज्यूमर दिख रहे हैं, तो ये फूड चेन नहीं बना रहा है। वहीं पे अगर आप फोर्थ को भी देखोगे तो ग्रास, स्नेक, वुल्फ, टाइगर, और ये दोनों आपको एक साथ जो है टॉप कार्निवोर दिखेंगे, यानी कि लार्ज कार्निवोर। तो यानी इसमें भी आपको दिख रहा है फूड चेन नहीं बनेगा। तो यानी फर्स्ट और फोर्थ जो है ये फूड चेन नहीं बनाएंगे। तो सिंपली आपका आंसर देखो कौन सा हो जाएगा, ए, यानी फर्स्ट और फोर्थ जो है फूड चेन नहीं बना रहा है। वहीं सेकेंड क्वेश्चन की बात करें तो द परसेंटेज ऑफ सोलर एनर्जी विच इज नॉट कन्वर्टेड इनटू फूड एनर्जी बाय लीव्स ऑफ ग्रीन प्लांट, यानी कितना % सनलाइट का प्लांट यूज नहीं करता है सोलर एनर्जी से फूड एनर्जी बनाने में। तो आपको जो है रिवर्स में चलना है। आपको ये याद रखना है कि 1% जो एनर्जी है उसे आपके प्लांट यूज करता है क्या बनाने के लिए, सिंपली जो है सोलर एनर्जी से केमिकल एनर्जी या कहें फूड एनर्जी बनाने में। तो 1% को यूज करता है, तो
तो अब अगर आप 100 में से 1 को माइनस कर देंगे तो कितने को यूज नहीं करता होगा? 99% को। तो यहाँ पे आपका आंसर हो गया डी, 99%। वही थर्ड क्वेश्चन की बात करें, आइडेंटिफाई द फूड चेन इन विच द ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेकेंड ट्रॉपिक लेवल आर मिसिंग। यानी इनमें से आपको ऐसा फूड चेन ढूंढना है जिसमें सेकेंड ट्रॉपिक लेवल का ऑर्गेनिज्म मिसिंग है। अब आप कहेंगे ट्रॉपिक लेवल क्या होता है? तो पोजीशन होती है ऑर्गेनिज्म की फूड चेन में। जैसे अगर आप ऊपर देखें तो मैंने सीक्वेंस बताया है किसका? फूड चेन का। उसमें जितने भी आपको लेवल दिख रहे हैं ये सारे क्या हो गए? ट्रॉपिक लेवल हो गए। 1 2 3 और यहाँ पे 4, फिर 4 ट्रॉपिक लेवल है। तो कहा गया है कि सेकेंड ट्रॉपिक लेवल मिसिंग हो, यानी प्राइमरी कंज्यूमर मिसिंग हो, ऐसा कौन सा फूड चेन है? तो अगर आप पहले में देखें ग्रास यानी कि प्रोड्यूसर, फिर यहाँ पे क्या हो गया आपका? सिंपली हर्बीवोर, और फिर क्या हो गया आपका? एक कार्निवोर हो गया। तो इसमें आपका है सेकेंड। वहीं जू प्लैंकटन, फाइटोप्लैंकटन, स्मॉल फिश और लार्ज फिश, इसमें भी आप देखोगे कि फाइटोप्लैंकटन, जू प्लैंकटन, स्मॉल फिश और लार्ज फिश, यानी कि इसमें भी आपका सेकेंडरी जो है कंज्यूमर आ रहा है। वही टाइगर, ग्रास, स्नेक, फ्रॉग। अब इस वाले को ध्यान से देखो, ग्रास प्रोड्यूसर में आ गया, वहीं पे आपके ग्रास को खाने के लिए कोई है ही नहीं, यानी हर्बीवोर नहीं दिख रहा है। स्नेक कार्निवोर है, फ्रॉग कार्निवोर है, टाइगर कार्निवोर है। तो यानी इस वाले सी वाले में जो सेकेंड ट्रॉपिक लेवल है जो कि प्राइमरी कंज्यूमर होता है यानी हर्बीवोर, वो मिसिंग है। तो हमारा आंसर हो गया सी। डी की तरफ आप देखेंगे तो आपको समझ ही आ जाएगा। देखो ग्रास प्रोड्यूसर और ग्रास को खाने वाला ग्रास होपर, ये हो गया हर्बीवोर या प्राइमरी कंज्यूमर। तो इसमें भी था, इसके अलावा फर्स्ट ए बी में भी था यानी फर्स्ट सेकेंड में, और इस वाले में आपको मिसिंग दिखा। फोर्थ क्वेश्चन की बात करें तो कंसीडर द फॉलोइंग इकोसिस्टम, यानी आपको देखने हैं चारों इकोसिस्टम और बताना है आउट ऑफ दिस द नेचुरल इकोसिस्टम आर, इनमें से कौन से नेचुरल इकोसिस्टम है। तो नेचुरल इकोसिस्टम क्या होते हैं? जो नेचर में खुद से ही एग्जिस्ट करते हैं, उसे ह्यूमन ने नहीं बनाया है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो पॉन्ड खुद से ही बनता है, फॉरेस्ट खुद से ही बने हुए हैं, जबकि जो ये एक्वेरियम और क्रॉप फील्ड है, क्रॉप फील्ड यानी खेत जो ह्यूमन प्रिपेयर करता है फार्मिंग के लिए, और वहीं पे एक्वेरियम आपको पता है कि टैंक होता है जिसमें फिशेस वगैरह रखी जाती हैं। तो ये दोनों के दोनों मैन मेड में आ गए, ठीक है, और ऊपर वाले दोनों किस में आ गए? नेचुरल में आ गए। तो हमारा आंसर हो गया फर्स्ट सेकेंड। अब देखते हैं किस ऑप्शन में है, तो सी, फर्स्ट एंड सेकेंड ओनली। वहीं पे फिफ्थ क्वेश्चन की बात करें, व्हाट विल हैपन इफ द डियर आर मिसिंग इन द फॉलोइंग फूड चेन, यानी अगर इसमें से डियर जो है वो मिस हो जाए तो क्या होगा? क्या होता है? डियर नहीं होंगे तो टाइगर सरवाइव नहीं कर पाएगा, यानी टाइगर जो है वो मर जाएंगे। देखते हैं किस ऑप्शन में है, का पॉपुलेशन ऑफ टाइगर विल इंक्रीज। एक बात बताओ, डियर होगा ही नहीं तो टाइगर की पॉपुलेशन इंक्रीज कैसे होगी? वहीं पे द अमाउंट ऑफ ग्रास विल डिक्रीज, और आप बताइए डियर नहीं होगा तो अमाउंट ऑफ ग्रास डिक्रीज कैसे होगा? वो तो इंक्रीज होना चाहिए क्योंकि उसे खाने वाले नहीं है। वहीं पे टाइगर विल डाई, यानी टाइगर मर जाएंगे। यही हमारा आंसर है सी, टाइगर मर जाएंगे क्योंकि उनके सर्वाइवल के लिए, उनके फीडिंग के लिए डियर नहीं होंगे। तो वहीं पे डी देखें तो टाइगर विल स्टार्ट ईटिंग ग्रास, और ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि उनमें ग्रास को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम ही नहीं होते, तो ग्रास खा ही नहीं सकते हैं, ठीक। वहीं सिक्स्थ क्वेश्चन की बात करें, सिस्टम ऑफ इंटरडिपेंडेंट फूड चेन रिप्रेजेंट्स, यानी एक दूसरे पे डिपेंड फूड चेन को क्या कहते हैं? एक लाइन में याद रखना है, फूड वेब कहते हैं, जहाँ पे कई सारे फूड चेन आपस में इंटरकनेक्ट होते हैं, इंटरडिपेंडेंट होते हैं, उसे फूड वेब बोला जाता है। तो हमारा आंसर हो गया ए, फूड वेब। सेवंथ क्वेश्चन को देखें, फूड वेब इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय, यानी फूड वेब कैसे बनता है? अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने जो है क्या किया, इसको डिस्कस किया कि फूड वेब जो होते हैं वो कई सारे फूड चेन के इंटरकनेक्शन से बनती हैं। आइए देखते हैं किस ऑप्शन में है। तो यहाँ पे देखो, रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड द एनवायरनमेंट, नहीं। वही रिलेशनशिप बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल, नहीं। वही वेरियस इंटरलिंक्ड फूड चेन इन एन इकोसिस्टम, आप सी ऑप्शन को देखिए, जहाँ पे कई सारे फूड चेन इंटरलिंक्ड करते हैं वही बनाते हैं हमारा फूड वेब। तो आंसर हो गया सी। अगर एक बार डी को भी देख लें तो रिलेशनशिप बिटवीन एनिमल एंड एनवायरनमेंट, इसको तो इकोसिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? इकोसिस्टम। तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता है। वहीं पे एट्थ क्वेश्चन को देखें, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग, यानी इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट को आपको चूज करना है। तो सबसे पहले, ओजोन इज ए मॉलिक्यूल फॉर्म्ड बाय
3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, ये तो बिल्कुल सही है। ओजोन का फॉर्मूला ही होता है O3, यानी 3 ऑक्सीजन एटम से मिलके बना है। भाई ओजोन शील्ड द सरफेस ऑफ द अर्थ फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, ये भी सही है। ओजोन जो होता है वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से शील्ड करता है अर्थ को, यानी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को एंटर नहीं करने देता है। भाई ओजोन इज डेडली पॉइजनस, यानी ओजोन डेडली पॉइजनस होता है, ये गलत है, क्योंकि ओजोन 2 तरह के होते हैं और यहाँ पे स्ट्रेटोस्फेयर की बात हो रही है, जहाँ का ओजोन गुड होता है और वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को बचाता है, एंटर नहीं होने देता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो गया सी। ये गलत बात है कि ओजोन डेडली पॉइजनस होता है। लेकिन आपको ये भी याद रखना है कि ग्राउंड लेवल पे, ग्राउंड लेवल बोलूं या फिर ट्रोपोस्फेयर बोलूं, ट्रोपोस्फेयर क्या है? एटमॉस्फेयर का लेयर, ट्रोपोस्फेयर। तो यहाँ का ओजोन जो होता है, यहाँ का ओजोन जो होता है वो डेडली पॉइजनस होता है। तो अगर आपको बोलेंगे कि कहाँ का ओजोन डेडली पॉइजनस होता है, तब आप बोल देना ट्रोपोस्फेयर या ग्राउंड लेवल और ट्रोपोस्फेयर का जो क्या होता है आपके ओजोन होता है वो डेडली पॉइजनस होता है। अगर स्ट्रेटोस्फेयर के लिए पूछेंगे तो आपके वहां पे जो है ओजोन डेडली नहीं कहलाएगा। तो यानी इसका ये वाला पॉइंट कि ओजोन डेडली पॉइजनस होता है, ये क्या है आपके सिंपली इनकरेक्ट है। वहीं डी की तरफ देखें तो ओजोन गेट्स डिकम्पोज बाय अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, और ये भी ठीक है। ओजोन यूवी के प्रेजेंस में जो है क्या होता है, डिकम्पोज जाता है यानी स्प्लिट हो जाता है। यानी ए, बी एंड डी सही थे, सी वाला ऑप्शन जो है इनकरेक्ट था। वही 9th क्वेश्चन की बात करें, डिस्पोजेबल प्लास्टिक प्लेट शुड नॉट बी यूज्ड, यानी डिस्पोजेबल प्लास्टिक प्लेट जो है वो यूज नहीं करना चाहिए। आपको याद रखना है कि ये बनता है, दे आर मेड फ्रॉम नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल, यानी नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल से बनता है, इसलिए इसको यूज नहीं करना चाहिए। नाम पे नहीं जाना है डिस्पोजेबल प्लास्टिक प्लेट, याद रखना है एनवायरनमेंट के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि नॉन बायोडिग्रेडेबल से बनता है। भाई 10th क्वेश्चन को देखें, फर्स्ट लिंक इन एनी फूड चेन इज यूजुअली ग्रीन प्लांट्स बिकॉज, कहा गया कि पहला लिंक जो होता है, यानी पहला ट्रॉपिक लेवल जो होता है किसी भी फूड चेन का, वो क्या होता है, ग्रीन प्लांट होता है। कारण पूछा है तो आपको पता होना चाहिए कि प्लांट वो एक लौते ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, फूड बनाते हैं, जिन पे बाकी के जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड रहते हैं। तो यानी इनका फर्स्ट नंबर पे रहना, या कह सकते हैं कि पहला लिंक बनना किसी फूड चेन का, वो ऑब्वियस है। तो यहाँ पे देखते हैं किस ऑप्शन में दिया हुआ है, दे आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड, ये ऑप्शन सही नहीं है। दे आर फिक्स्ड एट वन प्लेस इन द सॉइल, ये भी सही नहीं है। दे अलोन हैव द कैपेसिटी टू सिंथेसाइज फूड यूजिंग सनलाइट, ये वाला ऑप्शन सही है कि इनके पास ही कैपेसिटी होता है कि फूड को बना सकते हैं किससे, सनलाइट से। तो हमारा आंसर हो गया सी। वहीं अगर डी की तरफ भी देख लें तो देयर आर मोर हर्बीवोर्स देन कार्निवोर्स, इसका कोई सेंस ही नहीं बनता इस क्वेश्चन में। अब अगर हम बात करते हैं रीजन असर्शन की, और पहले ही आपको बता दूं, रीजन असर्शन ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें 2 स्टेटमेंट देखने को मिलती है। एक को सिंपली एक स्टेटमेंट की तरह दिया जाता है और दूसरे को रीजन के नाम से दिया जाता है, जो अगेन एक स्टेटमेंट होता है, और इसके साथ आपको 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं। पहला ऑप्शन होता है कि दोनों स्टेटमेंट सही है, यानी रीजन और असर्शन दोनों स्टेटमेंट सही है, और रीजन के नाम पे जो स्टेटमेंट दिया है वह असर्शन को सही एक्सप्लेन भी कर रहा है। वहीं पे जो दूसरा ऑप्शन होता है कि दोनों स्टेटमेंट सही है, यानी रीजन और असर्शन, और जो रीजन वाला स्टेटमेंट है वह असर्शन को करेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तीसरा ऑप्शन दिया जाता है कि असर्शन वाला स्टेटमेंट सही है, रीजन वाला स्टेटमेंट गलत है। वहीं फोर्थ जो होता है वो होता है कि असर्शन वाला स्टेटमेंट गलत है, रीजन वाला स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा, देखो पहले 4 ऑप्शन देखो, इन्हीं 4 ऑप्शन में से एक आंसर होगा हर क्वेश्चन का। तो यहाँ पे अगर मैं फर्स्ट की बात करूं तो असर्शन के नाम पे दिया हुआ है एक्यूमुलेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल इज मैक्सिमम इन द ऑर्गेनिज्म एट द हाईएस्ट ट्रॉपिक लेवल ऑफ फूड चेन, यानी कि जो हार्मफुल केमिकल का एक्यूमुलेशन होता है वो सबसे ज्यादा होता है उन ट्रॉपिक लेवल पे जो हाईएस्ट पे होते हैं। जैसे हर फूड चेन में जो है क्या, टॉप कार्निवोर सबसे ऊपर होते हैं, तो यानी कि उनके अंदर कहा गया हार्मफुल केमिकल सबसे ज्यादा होते हैं। तो यानी कि असर्शन बिल्कुल सही है।
आपको पता होना चाहिए बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन नाम का फिनोमिना है, जिसके अंदर बताया जाता है कि हर अगले ट्रॉपिक लेवल में हार्मफुल केमिकल की एक्यूमुलेशन या कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जाती है। रीजन है कि ये डाइजेस्ट नहीं किए जाते या इनको डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स नहीं होते हैं। तो पहला स्टेटमेंट सही है। वहीं अगर रीजन की बात करें, हार्मफुल केमिकल्स आर स्प्रेड ऑन द क्रॉप टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम डिसीज एंड पेस्ट, यानी हार्मफुल केमिकल को स्प्रे किया जाता है क्रॉप पे उसे प्रोटेक्ट करने के लिए डिसीज और पेस्ट से। और ये स्टेटमेंट भी सही है। जब भी कोई पेस्ट यानी कि ऐसा पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म या फैक्टर जो प्लांट को डैमेज करता है तो उसे हम पेस्ट बोलते हैं, और वो पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए उसके ऊपर स्प्रे किया जाता है पेस्टिसाइड्स वगैरह का। तो इसी की वजह से उसमें एक्यूमुलेशन होता है हार्मफुल केमिकल, और वही हर अगले ट्रॉपिक लेवल में कंसंट्रेशन इंक्रीज होके ट्रांसफर होता रहता है। तो इस तरीके से बोलें तो ये आपके रीजन भी करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है। तो यानी इसका आंसर हो गया ए। क्या बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है। वहीं अगर सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो फूड चेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंट्री ऑफ हार्मफुल केमिकल इन आवर बॉडी, यानी फूड चेन रिस्पॉन्सिबल है एंट्री करवाने के लिए हार्मफुल केमिकल हमारे बॉडी में। वहीं पे द लेंथ ऑफ एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फूड चेन इज वेरी ग्रेटली। तो यानी आपको असर्शन भी सही दिख रहा है, रीजन भी सही दिख रहा है, लेकिन आपको ये याद रखना है कि जो रीजन है वह असर्शन को करेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर रहा। तो इसका जो आपके ऑप्शन है क्या होगा, बी आंसर होगा। और बी में क्या है, सिंपली अगर आप देखोगे तो बी में कह रखा है बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए यानी असर्शन। वहीं पे अगर थर्ड की बात करें तो असर्शन के नाम पे दिया है ग्रेटर द नंबर ऑफ इंडिविजुअल आर प्रेजेंट इन लोअर ट्रॉपिक लेवल। जितने आपके लोअर ट्रॉपिक लेवल में जाएंगे तो उसमें नंबर ज़्यादा देखने को मिलेगा। जैसे प्रोड्यूसर सबसे ज़्यादा होंगे, फिर प्राइमरी कंज्यूमर उससे थोड़े कम, सेकेंडरी कंज्यूमर उससे थोड़े कम, और सबसे कम होंगे टर्सरी कंज्यूमर। तो जैसे जैसे लोअर ट्रॉपिक लेवल में आएंगे नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म ज़्यादा देखने को मिलते हैं। बिल्कुल सही बात है। वहीं पे द फ्लो ऑफ एनर्जी इज यूनिडायरेक्शनल, और हमें ये भी पता है कि फ्लो ऑफ एनर्जी क्या होती है, यूनिडायरेक्शनल होती है, यानी कि प्रोड्यूसर से टर्सरी कंज्यूमर की तरफ जाती है। तो इस तरीके से देखें तो ये भी सही है। और इसी वजह से जो नंबर होता है वो आपके जो है क्या होता है, कम होता जाता है अगले ट्रॉपिक लेवल में, क्योंकि एनर्जी 10% लॉ को फॉलो करके कम होता जाता है। तो इस तरीके से इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, ए, यानी कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। वहीं पे फोर्थ क्वेश्चन की बात करें, द एनर्जी फ्लो थ्रू डिफरेंट स्टेप इन द फूड चेन इज यूनिडायरेक्शनल। अभी बताया कि जब भी एनर्जी फ्लो होगा तो हमेशा प्रोड्यूसर से टर्सरी कंज्यूमर की तरफ होगा। कहाँ से, प्रोड्यूसर से टर्सरी कंज्यूमर तो होगा, जहाँ बीच में प्राइमरी कंज्यूमर सेकेंडरी कंज्यूमर भी आएंगे, तो इस डायरेक्शन में ही होगा। सही है। द एनर्जी विच इज कैप्चर्ड बाय ऑटोट्रॉप डज नॉट रिवर्ट बैक टू द सोलर इनपुट एंड प्रोसेस टू द हर्बीवोर्स। तो यानी एक बार अगर जो है आपके सिंपली प्लांट से हर्बीवोर तक पहुंच गई तो हर्बीवोर से रिवर्ट बैक नहीं होगी, प्लांट के पास नहीं आएगी और प्लांट उसे रिलीज नहीं करेगा। तो यानी ये भी बात सही है। तो यानी ये वाला स्टेटमेंट ही बता रहा है कि यूनिडायरेक्शनल होता है, रिवर्ट नहीं होता है, यानी रिवर्स नहीं होता। तो यानी इसका आंसर भी हो गया एक, दोनों सही हैं और आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। वहीं पे फिफ्थ क्वेश्चन की बात करें तो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन इज द प्रोसेस इन विच हार्मफुल केमिकल एंटर फूड चेन एंड गेट एक्यूमुलेटेड। यानी कि बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें हार्मफुल केमिकल एंटर होता है फूड चेन में और जमा हो जाता है, ठीक है, प्रोग्रेसिवली एट इस ट्रॉपिक लेवल, यानी हर ट्रॉपिक लेवल में वो जमा होता जाता है और अपनी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाता रहता है। वहीं पे रीजन की बात करें, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन अफेक्ट ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल, और ये जो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन है ये अफेक्ट करता है ऑर्गेनिज्म को जो अलग अलग ट्रॉपिक लेवल पे होते हैं। तो ये भी सही है और आपके सिंपली इसको एक्सप्लेन कर रहा है। तो हमारे जो फिफ्थ की आंसर की बात करें तो ये भी ए होगा, यानी बोथ आपके ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो अभी जो है हमने आपके रीजन असर्शन के क्वेश्चन को देखा। अब आइए आपके कुछ क्वेश्चन केस स्टडीज के देखते हैं। आइए बात करते हैं केस स्टडी के फर्स्ट क्वेश्चन को। आपको जो है इसमें 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, उनको अपने अंडरस्टैंडिंग और जो आपने पैराग्राफ समझे उसके बेसिस पे आंसर करना है। तो यानी ये आपको पैराग्राफ दिख रहा है,
उम्मीद करता हूँ आप इसे पढ़ लेंगे। अभी हम डायरेक्ट जंप करते हैं इसे क्वेश्चंस पे, ठीक है। तो वही फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, व्हाई इज द मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पेस्टिसाइड फाउंड इन ह्यूमन बीइंग। इसका बहुत सिंपल जवाब है कि ह्यूमन बीइंग जो होते हैं किसी भी फूड चेन के टॉप पे होते हैं। तो क्या कहेंगे हम कि ह्यूमन आर ऑन टॉप ऑफ एनी फूड चेन, यानी किसी भी फूड चेन के टॉप पे होते हैं। इसीलिए सबसे ज्यादा जो पेस्टिसाइड का कॉन्सेंट्रेशन दिखता है वो ह्यूमन में दिखता है, क्योंकि पेस्टिसाइड क्या होते हैं, ऐसे हार्मफुल केमिकल होते हैं जो आपके सिंपली डाइजेस्ट नहीं किए जाते हैं। सेकेंड क्वेश्चन को देखें तो गिव वन मेथड विच कुड बी अप्लाइड टू रिड्यूस आवर इनटेक ऑफ पेस्टिसाइड थ्रू फूड टू सम एक्सटेंट, यानी एक तरीका आपको बताना है जिससे कि हम जो इनटेक करते हैं इन पेस्टिसाइड को यानी हार्मफुल केमिकल को वो कम हो सके कुछ एक्सटेंट तक। तो आपको मैं 2-3 तरीके बता देता हूँ, आप एक तो जरूर याद रख लेना। एक हो गया कि क्लीन करना किसको, वेजिटेबल और फ्रूट्स को, यानी जब भी आप खाते हैं उससे पहले वेजिटेबल और फ्रूट को क्लीन करना है। वहीं दूसरा तरीका हो गया ऑर्गेनिक फार्मिंग से भी हम इनकी कॉन्सेंट्रेशन कम कर सकते हैं और हम जो इनटेक करते हैं हार्मफुल केमिकल उसे कम किया जा सकता है। वहीं पे अगर मैं तीसरी बात करूं तो बायो पेस्टिसाइड्स को यूज करके, किसको, बायो पेस्टिसाइड्स को यूज करके। अब बायो पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं, ऐसे इंसेक्ट्स वगैरह हो सकते हैं जो उन आपके चीजों को जो है हटाएंगे आपके फार्म से जो नुकसान पहुंचा रहा है प्लांट को, तो उसे हम बायो पेस्टिसाइड कहते हैं। यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं और किल करते हैं या स्टॉप करते हैं ग्रोथ किसकी, पेस्ट की, इसीलिए बायो पेस्टिसाइड कहते हैं। तो आप तो सिंपली फ्रूट और वेजिटेबल को खाने से पहले क्या कर सकते हो, क्लीन, दूसरा ऑर्गेनिक फार्मिंग करके, और तीसरा बायो पेस्टिसाइड को यूज करवा के जो है हम कहीं ना कहीं इनटेक को पेस्टिसाइड के कम कर सकते हैं। वही थर्ड क्वेश्चन को देखें, वेरियस स्टेप इन फूड चेन रिप्रेजेंट। इसी वीडियो में हमने स्टार्टिंग में बात की थी जितने भी स्टेप्स होंगे फूड चेन के उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक लेवल बोलते हैं। तो आंसर हो गया बी। वही फोर्थ क्वेश्चन को देखें, विथ रिगार्ड टू वेरियस फूड चेन ऑपरेटिंग इन एन इकोसिस्टम मैन इज, यानी जितने भी फूड चेन जो है ऑपरेट करें इकोसिस्टम में उस हिसाब से मैन को क्या कंसीडर करेंगे। तो आपको याद रखना है मैन कंज्यूमर है जो बेसिकली प्रोड्यूसर के ऊपर डायरेक्टली इनडायरेक्टली डिपेंड रहते हैं। तो हमारा आंसर हो गया कंज्यूमर। लेकिन आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि यहाँ पे कई जगहों पे आपको आंसर देखने को मिलेगा प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर दोनों। अब आप कहोगे कि क्यों मैन को प्रोड्यूसर और कंज्यूमर कहा गया, क्योंकि ह्यूमन जो होते हैं ग्रो करते हैं क्रॉप को, तो काइंड ऑफ प्रोड्यूसर का भी काम कर रहे हैं, और फिर आपके उस पर डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए, तो कंज्यूमर का काम भी कर रहे हैं। तो अगर कहीं पे आपको प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर देखने को मिले तो वो भी सही है। वैसे आपके जो अगर साइंस के अकॉर्डिंग चले, बायो के अकॉर्डिंग चले, तो कंज्यूमर आना चाहिए, क्योंकि ये कोई फोटोसिंथेसिस नहीं करते और अपना फूड खुद नहीं बनाते हैं। अब अगर हम अपने सेकेंड क्वेश्चन को देखें इसके स्टडी के, तो अगेन फिर आपको एक पैराग्राफ दिया हुआ है, इसको आपको अच्छे से रीड करना है और इसके बेसिस पे जो है आपको इनके आंसर्स करने हैं जो नीचे 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। स्टेट 2 मेथड्स ऑफ इफेक्टिव प्लास्टिक वेस्ट कलेक्शन इन योर स्कूल, यानी आपको 2 तरीके बताने हैं जिससे कि प्लास्टिक वेस्ट कलेक्शन को आप क्या कर सकते हो, ठीक कर सकते हो। तो यहाँ पे आप सिंपली बोलोगे पहला तरीका तो यही है कि बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल जो है क्या बीन्स को इंस्टॉल करना, यानी आपने देखा होगा ग्रीन कलर का लगाना बायोडिग्रेडेबल के लिए और ब्लू कलर का लगाना नॉन बायोडिग्रेडेबल के लिए। अगर मैं पहले तरीके की बात करूं तो इंस्टॉल बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल जो है बीन्स, ये लगा सकते हैं ब्लू और रेड कलर का। और दूसरा तरीका हो सकता है कि ऑर्गेनाइज करना प्लास्टिक कलेक्शन ड्राइव्स, क्या आपके सिंपली ऑर्गेनाइज करना प्लास्टिक कलेक्शन ड्राइव, यानी कि ग्रुप बना के प्लास्टिक कलेक्शन को जो है स्कूल लेवल पे देख सकते हो। पहला इंस्टॉल करके बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल बीन्स को, ऑर्गेनाइज करके प्लास्टिक कलेक्शन ड्राइव्स, यानी कि
ऐसे ग्रुप बना के जो प्लास्टिक को कलेक्ट करेंगे, तो इनसे हम प्लास्टिक कलेक्शन स्कूल लेवल पे देख सकते हैं। वहीं सेकंड क्वेश्चन की बात करें, नेम एनी 2 यूजेस ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक इन डेली लाइफ, यानी आपको 2 ऐसे यूजेस बताने हैं प्लास्टिक के जिसे एक बार यूज करके हम छोड़ देते हैं। आपको पता है प्लास्टिक स्ट्रॉज, इनको हम एक बार यूज करके छोड़ देते हैं। वहीं डिस्पोजेबल कप्स, डिस्पोजेबल कप जो ट्रेन वगैरह में या जब भी आप कोई ट्रैवलिंग करते हैं तो वहाँ पे जिसमें चाय दी जाती है, तो डिस्पोजेबल कप। और प्लास्टिक स्ट्रॉज जो हैं ऐसे आपके क्या हो गई, चीज़ें हो गई जो एक बार यूज़ करके हम छोड़ देते हैं और प्लास्टिक से बनी होती है। वही थर्ड क्वेश्चन की बात करें, इफ़ वी डिसकंटिन्यू द यूज़ ऑफ प्लास्टिक हाउ कैन एन एनवायरनमेंट फ्रेंडली सब्सटीट्यूट बी प्रोवाइडेड। अगर हम प्लास्टिक को जो है डिसकंटिन्यू कर देते हैं तो इन्वायरमेंट फ्रेंडली कौन से सब्सटीट्यूट हमें मिलेंगे। तो आपको सिंपल याद रखना है, क्लॉथ या जूट बैग, यानी हम प्लास्टिक बैग के जगह सिंपली देखेंगे क्लॉथ और जूट बैग को। वहीं पे प्लास्टिक स्ट्रॉ के जगह पे देखेंगे पेपर स्ट्रॉज, पेपर स्ट्रॉ। और वहीं पे आपके डिस्पोजेबल कप और ग्लास के जगह देखेंगे स्टील ग्लास। तो इस तरीके से ये सब्स्टिट्यूट हमें देखने को मिलेगा। वही फोर्थ क्वेश्चन की बात करूं तो डू यू थिंक माइक्रोब्स विल वर्क सिमिलरली इन लैंडफिल साइट्स एज दे वर्क इन द लेबोरेटरी, यानी क्या आप ऐसा सोचते हैं कि जो आपके माइक्रोब लैंडफिल में होते हैं यानी गड्ढे के अंदर होते हैं वो वैसे ही काम करते हैं जैसे लेबोरेटरी में करते हैं। तो हमारा आंसर होगा नो। अब आपके दिमाग में आएगा क्यों, ये लैंडफिल में वैसे काम क्यों नहीं करते हैं जैसे लेबोरेटरी में करते हैं। तो इसका सिंपल सा जवाब है कि टेम्परेचर, पीएच और भी जितने फैक्टर्स हैं वो लैंडफिल में अनकंट्रोल्ड होते हैं, वहीं पे लेबोरेटरी में से कंट्रोल किया जाता है। तो जितने अमाउंट में और जिस तरीके से आप हम चाहते हैं माइक्रोब काम करे वैसे कर पाते हैं। वहीं पे लैंडफिल में ऐसा नहीं होता, कई बार उनकी फेवरेबल कंडीशन उन्हें नहीं मिलती है, इस वजह से वो सही से काम नहीं करते हैं। तो अब हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ आ गए और वहाँ पे 2 मार्कर क्वेश्चन की अगर पहले क्वेश्चन की बात करूँ, एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल एंड पेस्टिसाइड इन एग्रीकल्चर एडवर्सली अफेक्ट द एनवायरनमेंट, यानी कि जो एक्सेसिव यूज हो रहा है केमिकल का या पेस्टिसाइड्स का, ये कहीं ना कहीं बुरा प्रभाव डाल रहा है एनवायरनमेंट पे। इसको क्या करना है, जस्टिफाई करना है। तो मैं आपको कुछ तरीके बता देता हूँ जिससे अफेक्ट कर रहा है हमारे एनवायरनमेंट को। एक, वाटर पॉल्यूशन कर रहा है अगर वाटर में मिल जाता है तो। दूसरा, इनका वोलेटाइल नेचर होता है जिससे एयर में मिक्स होकर एयर पॉल्यूशन कर रहा है। तीसरा, सॉइल में मिक्स होकर सॉइल पॉल्यूशन करता है। और साथ में बायोमैग्निफिकेशन, यानी कि एक्यूमुलेट हो जाता है लोअर ट्रॉपिक लेवल में और हर ट्रॉपिक लेवल में अपनी कंसंट्रेशन बढ़ाता है। और वहीं बायोडाइवर्सिटी को भी ये कहीं ना कहीं हार्म पहुंचा रहा है, जैसे कि जो भी इंसेक्ट वगैरह होते हैं आपके सॉइल में उनको ये किल करता है। तो हम कह सकते हैं कि एयर पॉल्यूशन करके, वाटर पॉल्यूशन करके और वहीं सॉइल पॉल्यूशन करके, और साथ के साथ मैंने आपको कहा कि बायोमैग्निफिकेशन, क्या बायोमैग्निफिकेशन भी करता है, बायोमैग्निफिकेशन, ठीक है, बायोमैग्निफिकेशन करके। और वहीं पे अगर मैं फिफ्थ की बात करूं तो बायोडाइवर्सिटी लॉस, बायोडाइवर्सिटी लॉस करता है इंसेक्ट वगैरह को किल करके। तो ये कुछ आपके क्या हो गए तरीके हो गए जिससे इन्वायरमेंट को हार्म पहुंचा रहा है, वो भी एडवर्सली। तो वहीं पे सेकंड क्वेश्चन की बात करें, व्हाट आर डिकम्पोजर्स, राइट देयर रोल्स। डिकम्पोजर्स क्या होते हैं, तो ये तो आपने अपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा होगा। डिकम्पोजर्स ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म को डिकम्पोज करते हैं, जैसे पत्ते हो गए, मरा हुआ जानवर हो गया उनको। और अगर एग्जाम्पल की बात करूं तो बैक्टीरिया, फंजाई किसके एग्जाम्पल हो गए, यही वो ऑर्गेनिज्म है जो डेड एंड डिकेइंग को डिकम्पोज करते हैं, डेड एंड डिकेइंग को डिकम्पोज करते हैं। और डिकम्पोज का मतलब होता है क्या, सिंपली ब्रेक करना, क्या करना, ब्रेक करना, ठीक है, याद रखना है। और वहीं इनके रोल की बात करें क्या करते हैं, तो आप खुद बताइए कि जो डिकम्पोजर्स होते हैं वो क्या करेंगे, जो भी डेड वगैरह होता है उसको आपके डिकम्पोज करके कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट को क्लीन करते हैं। और वहीं उनके अंदर जो न्यूट्रिएंट होता है उसे रिलीज कर देते हैं वापस से साइकिल में लाने के लिए। तो यहाँ पे हमारे 2 रोल क्या हो गए डिकम्पोजर के। पहला हो गया इट क्लीन्स,
इट क्लीन्स इन्वायरमेंट, ये इन्वायरमेंट को क्लीन करते हैं। दूसरा हो गया कि इट रिलीजेस बैक न्यूट्रिएंट इन सराउंडिंग कह दो, नेचर कह दो, इन्वायरमेंट कह दो, ठीक है, तो ये वापस से रिलीज कर देते हैं। तो ये तो हो गया आपके 2 मार्कर क्वेश्चन। अब 3 मार्कर क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ इज ओजोन फॉर्म्ड इन द हायर लेवल ऑफ द एटमॉस्फेयर, डैमेज टू ओजोन लेयर इज कॉज ऑफ कंसर्न, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। कहा गया हायर लेवल पे ओजोन कैसे बनता है और इसका डैमेज होना कैसे चिंता का विषय है। तो बहुत सिंपल भाषा में समझो, जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स होते हैं अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के प्रेजेंस में, क्योंकि इनके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के पास, ये स्प्लिट कर देता है, डिकम्पोज कर देता है ऑक्सीजन के फ्री एटम्स में से, और यही ऑक्सीजन के फ्री एटम फर्दर आपके ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ मिलके क्या बना देता है, ओजोन बना देता है। तो ये 2 स्टेप में ओजोन बनता है। पहले हाई एनर्जी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन स्प्लिट करता है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को फ्री ऑक्सीजन एटम में, देन ये फ्री ऑक्सीजन एटम कंबाइन होता है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ और क्या बना देता है, ओजोन। तो इस तरीके से ओजोन बनता है। अब बात रही कि कैसे इसका डैमेज होना जो है कॉन्सर्न है, यानी कि चिंता का विषय है, तो आपको सिंपली समझना है कि ओजोन का काम होता है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को एब्जॉर्ब करना, जिस वजह से कई हेल्थ हजार्ड जैसे स्किन कैंसर, आई कैटरेक्ट वगैरह से बच सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सिंपली बोलेंगे इट एब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ द यूवी रेडिएशन एंड protect us from many health hazards such as skin cancer etc. ठीक है, तो यानी कहने का मतलब क्या है कि इसका रोल क्या होता है कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है और हमें प्रोटेक्ट करता है कई सारे हेल्थ हजार्ड से, जैसे स्किन कैंसर वगैरह से। अब अगर ये डैमेज हो जाता है तो ये जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है वो एंटर करेगा अर्थ के सरफेस में और कहीं ना कहीं हमें स्किन कैंसर जैसे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकते हैं। वहीं पे अब सेकंड क्वेश्चन की बात करें, राइट 2 हार्मफुल इफेक्ट ऑफ यूजिंग प्लास्टिक बैग ऑन द एनवायरनमेंट, सजेस्ट अल्टरनेटिव टू द यूजेस ऑफ प्लास्टिक बैग। कहा गया है कि 2 हार्मफुल इफेक्ट बताने यूज करने के प्लास्टिक बैग को। तो पहला तो ये हो गया, इट पॉल्यूट आपके वाटर एंड सॉइल, एक तो ये वाटर और सॉइल को पॉल्यूट करेगा अगर उसमें मिक्स होगा तो, और दूसरा ये है कि अगर एक्सीडेंटली इसे कोई आपके कैटल जैसे काऊ वगैरह फीड कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं रीजन बन सकता है उनके डेथ का। ठीक है, तो ये 2 हो गए इसके क्या आपके सिंपली हार्मफुल इफेक्ट। और वहीं पे इसका ऑल्टरनेटिव क्या हो सकता है, तो आपको सिंपली याद रखना है जूट बैग हो गया, पेपर स्ट्रॉज हो गया, तो ये इसके ऑल्टरनेटिव हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं सिंपली हार्मफुल इफेक्ट की बात करूं, हार्मफुल इफेक्ट, तो आप बताइए क्या बताया हार्मफुल इफेक्ट में। पहला बताया है कि सिंपली इट आपके क्या लीड टू एयर, इट लीड्स टू एयर एंड वाटर पॉल्यूशन, और दूसरा इफ accidentally eaten by cattle may lead to their death। ठीक है, यानी उनके डेथ का कारण बन सकता है। और ऑल्टरनेटिव की बात की गई इसके, तो आप जूट बैग याद रखना या क्लॉथ बैग, ठीक है, ये इसके ऑल्टरनेटिव हो सकते हैं, पेपर स्ट्रॉज वगैरह इसके ऑल्टरनेटिव हो सकते हैं। वही सेकंड क्वेश्चन की बात करूं, लिस्ट एनी 2 प्रैक्टिसेस दैट कैन बी फॉलो टू डिस्पोज ऑफ द वेस्ट प्रोड्यूस इन आवर होम, यानी 2 तरीके बताने हैं जिससे कि हम डिस्पोज कर सकते हैं वेस्ट को अपने होम्स में। तो एक तो हो गया कि बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को सेपरेट करके, क्या करके सेपरेट करके हम कर सकते हैं, और दूसरा हम कर सकते हैं रीयूज और रिड्यूस,
यानी किसी चीज को दोबारा यूज करके या फिर कम यूज करके। बात करते हैं 5 मार्कर क्वेश्चंस की। तो जैसा कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है, डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर एंड गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच। यानी आपको डिफरेंस बताना है प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर में, और एक एक डिफरेंस काफ़ी रहेगा क्योंकि ये क्वेश्चन 3 मार्क का है। तो अगर मैं बहुत सिंपल भाषा में कहूँ तो प्रोड्यूसर कौन होते हैं? तो प्रोड्यूसर मेनली हम उनको कहेंगे जो अपना फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से। वहीं पे कंज्यूमर क्या होते हैं? कंज्यूमर जो डिपेंड रहते हैं किसके ऊपर? प्रोड्यूसर्स के ऊपर। और डिकम्पोजर, इसी वीडियो में हमने पीछे बात की थी, क्या होते हैं डिकम्पोजर्स? तो बेसिकली डिकम्पोजर्स जो होते हैं वो आपके डेड एंड डिकेइंग को डिकम्पोज करने वाले होते हैं, यानी जो भी हमारे सारी गली चीज़ें होती हैं उसको डिकम्पोज करते हैं। फिर क्या हो गए? जो क्या करते हैं आपके सिंथेसाइज देयर ओन फूड। और एग्जाम्पल की बात करूं तो आपको पता है ग्रीन प्लांट्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ग्रीन प्लांट्स। वहीं पे अगर मैं कंज्यूमर की बात करूं तो कौन? जो डिपेंड होते हैं, डिपेंड ऑन, बताओ किसके पे डिपेंड होते हैं? प्रोड्यूसर। तो यहाँ पे हम बात कर सकते हैं, ज़्यादा दूर नहीं जाते हैं, हम अपनी बात ही कर लेते हैं, ह्यूमन। ठीक है। वहीं पे अगर डिकम्पोजर की बात करूं तो जो क्या करते हैं? डेड एंड डिकेइंग को डिकम्पोज करते हैं। ठीक है। और इसके एग्जाम्पल आप लोगों को पता ही होगा, बैक्टीरिया और फंजाई होता है। तो एक एग्जाम्पल दे दिया है, बाकी आप लिख सकते हैं। ठीक है। वहीं पे अगर बात करें सेकंड, पेस्टिसाइड लाइक DDT which are sprayed to kill pest and on crop are found to be present in groundwater, water bodies etc. तो explain how do they reach these places? तो जो पेस्ट जो है बेसिकली क्रॉप में होना चाहिए, तो आखिरी वाटर बॉडी में पहुंच कैसे जाते हैं, ये पूछा है। तो अगर मैं इसकी बहुत सिंपल भाषा में बात करूं तो आपको पता होना चाहिए कि हम इसे स्प्रे करते हैं किसके ऊपर? हम इसे स्प्रे करते हैं क्रॉप के ऊपर, और वहां से इसे सॉइल एब्जॉर्ब करता है, और जब भी रेन वगैरह होता है तो ये बहते हुए वाटर बॉडीज में पहुंच जाता है। तो क्या सीक्वेंस बना कि हम इसे करते हैं स्प्रे ऑन क्रॉप, हम इसे क्रॉप के ऊपर स्प्रे करते हैं, फिर इसे एब्जॉर्ब करता है सॉइल, एब्जॉर्ब बाय सॉइल। और जब भी आपके रेन होता है, रेन वॉश आउट एंड इट क्या है? सीप इनटू द, यानी बहते हुए सीप इनटू द वाटर बॉडीज। इस तरीके से वाटर बॉडीज में पहुंच जाता है। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था और काफी बार इसे रिपीट होता हुआ देखा है, तो सही से इसे करके जाना। वहीं पे अगर सेकंड क्वेश्चन की बात करें, गिव 2 डिफरेंस बिटवीन फूड चेन एंड फूड वेब, यानी फूड चेन और फूड वेब में 2 डिफरेंस पूछे हैं। ठीक है। तो अगर मैं आपको बहुत सिंपल भाषा में समझाऊं तो फूड चेन जो होता है वो सिंगल सीरीज होता है जिसमें एनर्जी फ्लो होता है, और वहीं फूड वेब में कई सारे फूड चेन इंटरकनेक्टेड होते हैं। वहीं पे जो फूड चेन होगा उसमें क्या होता है, आपके सिंपली एक मेंबर भी अफेक्टेड होगा तो पूरा जो आपके फूड चेन है वो क्या होगा? अफेक्ट होगा उसमें। वहीं पे अगर फूड वेब की बात करें तो वो ज़्यादा स्टेबल होता है, किसी एक ऑर्गेनिज्म के इफेक्ट पड़ने से उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर मैं डिफरेंस की बात करूँ, सिंपली फूड चेन और फूड वेब की बात करूं तो यहाँ पे फूड चेन जो होता है क्या होता है? इट इज सिंगल लाइन फ्लो ऑफ एनर्जी, यानी सिंगल लाइन फ्लो होती है एनर्जी की। वहीं पे इट इज क्या है? इंटर लिंक्ड ऑफ मैनी फूड चेन, यानी जब कई सारे फूड चेन मिलते हैं तो फूड वेब, और वहीं पे एक सिंगल लाइन होती है फ्लो ऑफ एनर्जी की, तो वो क्या हो गया? फूड चेन। वहीं पे क्या होता है? इट इज अफेक्टेड बाय सिंगल ट्रॉपिक लेवल, यानी एक ट्रॉपिक लेवल भी अगर अफेक्ट होगा तो ये अफेक्टेड होता है। वहीं पे
इट इज मोर स्टेबल, इट इज मोर स्टेबल, यानी कि ज्यादा स्टेबल होता है। एक ट्रॉपिक लेवल का इफेक्ट पड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे या सेकंड पार्ट पे। वाई आर द स्मॉलर फूड चेन बेटर? क्यों आपके जो है स्मॉलर फूड चेन बेटर होते हैं? तो इसका बहुत सिंपल अगर आंसर बताऊं तो जो लार्जर फूड चेन होते हैं उसमें हर एक लेवल पे जब एनर्जी ट्रांसफर होता है तो हायर लेवल के लिए एनर्जी ही नहीं बचता। वहीं पे आपके स्मॉलर जो होते हैं अच्छे से आपके जो है एनर्जी आपके नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल तक रहता है। तो वहीं यहाँ बात करें इन हायर फूड चेन, यानी हायर फूड चेन में एनर्जी ट्रांसफर एट इच ट्रॉपिक लेवल, एट इच ट्रॉपिक लेवल, ठीक है, क्या करके? बाय फॉलोइंग 10% लॉ, यानी 10% लॉ को फॉलो करके। क्या? नॉट इनफ एनर्जी लेफ्ट फॉर हायर ट्रॉपिक लेवल, यानी क्या होता है कि हायर फूड चेन में जो एनर्जी होती है आपके ट्रांसफर होती है 10% लॉ को फॉलो करके, और ज़्यादा एनर्जी बचती नहीं है जो हायर ट्रॉपिक लेवल होगा उनके लिए। इसलिए जो आपके स्मॉलर फूड चेन होते हैं वो आपके ज़्यादा बेटर होते हैं, क्योंकि इसमें एफिशिएंटली एनर्जी ट्रांसफ़र होता है, चलो आइए जो है अब थर्ड पार्ट के लिए थोड़ा स्पेस क्लीन कर लेते हैं। तो अब थर्ड क्वेश्चन को देखें तो व्हाट इज 10% लॉ, यानी 10% लॉ क्या है? तो आपको सिंपली याद रखना, सिर्फ 10% एनर्जी एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में जाता है, और जो रिमेनिंग होता है वो लॉस हो जाता है हीट के फॉर्म में या रेस्पिरेशन में। तो यही हमारा क्या है? 10% लॉ। देखिए, ओनली 10% एनर्जी is transferred in, only 10% energy is transferred in next tropic level, rest is loss as heat, respiration etc. ठीक है, तो यानी यही हमारा क्या 10% लॉ। तो आप इसका आगे लगा सकते हैं, इट स्टेट्स दैट ओनली 10% एनर्जी इज ट्रांसफर इन नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल, रेस्ट इज लॉस एज हीट एंड रेस्पिरेशन। वहीं पे अगर फोर्थ की बात करें, चूज वन ऑर्गेनिज्म इच दैट बिलोंग टू द सेकेंड एंड थर्ड ट्रॉपिक लेवल फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म गिवन बिलो, यानी इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सेकेंड ट्रॉपिक लेवल में आएगा, कौन सा थर्ड ट्रॉपिक लेवल में। तो मैंने बताया हुआ है सेकेंड ट्रॉपिक लेवल में आते हैं हर्बीवोर, क्या आते हैं? हर्बीवोर। और जो है थर्ड ट्रॉपिक लेवल में आएगा जो है स्मॉल कार्निवोर, क्या आएगा? स्मॉल कार्निवोर। अब देखते हैं, यहाँ पे ध्यान दो, अगर आप सही से देखो तो रैबिट जो होता है वो प्लांट के प्रोडक्ट खाता है, हर्बीवोर है। तो सेकेंड जो है क्या ट्रॉपिक लेवल में आएगा? रैबिट। ठीक है, इसका आंसर हो गया रैबिट। और वहीं पे आपके रैबिट को जो खा सकता है तो स्मॉल कार्निवोर देखते, तो यहाँ पे आपका फ्रॉग हो गया, और फ्रॉग के साथ चाहे तो आप फॉक्स को कंसीडर कर सकते हैं। तो फ्रॉग और फॉक्स कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं जो है थर्ड ट्रॉपिक लेवल में आएगा। तो इस तरीके से जो है इसका आंसर हो गया। आपके अगर सेकेंड ट्रॉपिक लेवल की बात करेंगे तो रैबिट, और वहीं पे थर्ड ट्रॉपिक लेवल की बात करेंगे तो फ्रॉग और फॉक्स। ये तो था चैप्टर 13 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। और ऐसे ही आप और चैप्टर्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी जानना चाहते हैं तो चैनल पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेट कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।